हेलो, गुड गुड इवनिंग बच्चों। मेरा नाम राजू हुआ और हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पहुंचे हुए हैं। जैसे कि आप लोग को बताया जा चुका है कि मेरे चैनल का नाम है एकेडमिक एजुकेशन, ठीक है ना। जैसे कि आपको पहले भी पता होगा। पहले ठीक दिख रहा ना, थोड़ा देख लेने दीजिए हमको। सब कुछ सही है, ठीक। हम 9th क्लास के पिछले क्लास में हमने आप लोग को 9th क्लास के सिलेबस के बारे में बताए हुए थे कि कैसे कैसे अपने सिलेबस को 3 पार्ट में हम डिवाइड किए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। इसी क्लास को अब हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम आपको बताए थे कि हम यूक्लिड ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, तो आज स्टार्ट करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। पहले यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक शॉर्ट कहानी बताते हैं कि यूक्लिड सर कि मतलब आखिर ऐसा क्यों हुआ कि यूक्लिड ज्योमेट्री को बुक में ला दिया गया और क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्यों आखिर यूक्लिड को ही क्यों पढ़ते हैं। तो बताते हैं। आज से करीब मान लीजिए तो 3000 या 4000 साल पहले, ठीक है ना। मतलब एंशियंट जब हम लोग का उत्पत्ति हुआ था, इंसान जब धरती पर आना शुरू आ गए थे और आने के बाद अपन जीवन यापन कर रहे थे, जब 200 मतलब 2000 साल पहले करीब, मतलब अभी तो 2000 ईस्वी चल रहा ना, 2021 चल रहा, तो आप मान सकते हैं कि जब 1 ईस्वी हुआ होगा उस समय, ठीक है। उस समय के बाद जब 200-300 ईस्वी हुआ होगा, उस समय के बाद बता रहे हैं। 300 ईस्वी तो 300 ईस्वी तक के बाद बता रहे हैं। आखिर हम लोगों को ज्योमेट्री पढ़ने का ज़रूरत क्यों पड़ा और ज्योमेट्री का नाम ज्योमेट्री क्यों पड़ा, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, बट आपको इतना तो पता हो जाना चाहिए था कि मतलब हो जाना चाहिए कि आखिर ज्योमेट्री का मतलब क्या है। देखिए, जियोमेट्री, जियोमेट्री का मतलब होता है जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है ना। अर्थ तो समझते ही होंगे, जिसको पृथ्वी बोलते हैं। और मेट्री का मतलब होता है मेज़र करना, मेजरमेंट समझ सकते हैं। तो पृथ्वी का मेजर हो गया, मतलब जियोमेट्री का मतलब सिंपल अर्थों में समझ सकते हैं कि पृथ्वी का मेजरमेंट करना। जब 3000 साल 3000 मतलब साल पहले जब हम लोग थोड़ा सा विकसित किए थे, तो उस समय दिमाग में लोगों को आया कि जैसे कि नील नदी है, एक बात बताते हैं। नील नदी हुआ करता था। नील नदी आपको पता होना चाहिए कि अब जैसे आप आर्ट्स टॉपिक में पढ़ोगे इसको कि सबसे लंबी नदी है। जैसे कि इजिप्शियन जो होता है ना, इजिप्ट लोग, वहीं पे नील नदी है, मिस्र के आसपास है। आप लोगों को साइंस नहीं थी, आर्ट्स नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए डिटेल थोड़ा सा बता देते हैं। वहाँ पर नील नदी हुआ करता था, और नील नदी जब नील नदी में पानी आता था ना, तो अगल बगल के क्षेत्र में पूरा पानी आ जाता था इधर में, ठीक है। पानी आने के कारण अब लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई पानी कितना आया, कैसे आया। लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा इसको मेज़र करते हैं कि आखिर पानी कितना आया, कितना नहीं आया। तो उसको करने के लिए वो चिन्हित करने लगे जगहों, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कहीं बाढ़ आता है तो चारों क्षेत्रों में पानी फैल जाता है, पानी फैल जाता है और फिर कुछ दिन के बाद पानी तुरंत निकल जाता है। ऐसे करके लोग परेशान हो गए थे, तो लोगों ने सोचा कि इसको मेज़र करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मेज़र किया, तो उसी को मेज़र करने के लिए जैसे पानी आया, पानी गया तो उसको चिन्हित कर दिया, और चिन्हित करने के बाद चिन्हित किया तो जाहिर सी बात है उसके लिए कितना हाइट हुआ, कितना क्षेत्रफल हुआ, कितने मतलब एंगल से पानी आया, मतलब वो लोग सोचने लगे उस टाइम से, ठीक है। तो उसी टाइम से सोचते 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 बहुत सारे जैसे साइंटिस्ट हुए, तो
उसी में यूक्लिड सर भी थे, थेल्स थे। अब आप लोग कहेंगे कि ये लोग मतलब क्यों, आखिर ये लोग क्यों सोचे। जैसे कि आप पढ़ेंगे हमारे, हम विदेश का तो बात छोड़ देते हैं, अभी आपको इंडिया के बात बताते हैं। जब आप एंशियंट पढ़ोगे या फिर एंशियंट में जाओगे आप, मोहनजोदारो, सिंधु सभ्यता और बहुत सारी सभ्यताएं उस समय हुआ करती थी, उस समय जाओगे तो उस समय भी हम लोगों को पास ज्योमेट्री का ज्ञान था। जैसे कि पहले के घर बनते थे तो सब घर मतलब स्क्वायर में बनते थे, सब घरों में रूम हुआ करते थे। उस समय भी हम लोग को ये सब चीज़ ज्ञान था। तो उसी समय के हुआ करते थे थेल्स, ठीक है ना। उसी समय के कुछ दिन बाद हुआ थेल्स हुए, यूक्लिड हुए। उन्हीं समय का थेल्स जो है ना, मतलब सबसे पहले का बात बता रहे हैं आपको, जब ज्योमेट्री शुरू हुआ तब का। ग्रीक के थे थेल्स, मैथमेटिशियन कहते थे, वो मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे मैथ के बारे में। उन्होंने ही मतलब पहला प्रूफ दिया ज्योमेट्री के बारे में। और उनका प्रूफ क्या था, सबसे पहले अगर कोई पूछे, जैसे कि आपका जीके भी हो जाता है कि ज्योमेट्री में सबसे पहला प्रूफ किसने दिया था, तो थेल्स का नाम रखेंगे आप। उनका प्रूफ क्या था कि एक सर्किल होता है, जैसे कि ये सर्किल है, मान लेते हैं यहाँ पे सर्किल है। जब सर्किल को हम आधे आधे से काटेंगे, इनका प्रूफ था जब सर्किल को हम आधे आधे से काटेंगे, ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट दोनों इक्वल पार्ट होगा। अगर ई एक्स है, ई भी एक्स होगा। इनका यही मतलब प्रूफ था। लिख दिया, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा कि दिस प्रूफ वाज अ सर्किल इज बाइसेक्ट बाई इट्स डायमीटर। डायमीटर को ही बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स डायमीटर ऑफ अ सर्किल डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट ऑफ सर्किल। यही लिखे हुए जो आपको समझाए हुए हैं, ठीक है ना, कि जो सर्किल का डायामीटर होता है सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस थ्योरम को सबसे पहले किसने कहा था, थेल्स साहब। ई थेल्स कब के हैं, करीब 800 BC के, ठीक है ना, यानी कि 1 ईस्वी से मतलब 800 साल के बाद बोले थे, ठीक है। और इन्हीं के बाद, थेल्स के बाद यूक्लिड सर है। यूक्लिड सर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि यूक्लिड सर एक टीचर थे। किस चीज़ का टीचर थे, मैथमेटिक्स का टीचर थे, प्रोफेसर थे वो ना, मतलब प्रोफेसर थे। और कहाँ पढ़ाते थे, अलेक्जेंड्रिया में पढ़ाते थे, जो कहाँ पे है, इजिप्ट है। आप ये मत पूछिए कि इजिप्ट कहाँ पे है, आप भारत का नक्शा देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। अब इन्होंने एक चीज़ बताया था यहाँ पे, मतलब एक अवधारणा समझ सकते हैं। अवधारणा मतलब एजम्पशन मान लीजिए ना, एजम्पशन दिया था कि कोई सॉलिड अगर होता है, सॉलिड, जैसे कि सॉलिड आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि ये जो है कटर है, ठीक है, एक सॉलिड है। तो इस कटर में एक लंबाई होगा, ये लंबाई हो गया, जैसे कि ये लंबाई हो गया इसका, ये उसका ऊंचाई हो गया, इसका चौड़ाई हो गया। तो इन्होंने सबसे पहले ये एज्यूम किया, यूक्लिड सर ने एज्यूम किया कि कोई सॉलिड होता है, उसमें लंबाई भी होता है। जैसे कि ये इसका ऊंचाई हो गया, ये इसका लंबाई हो गया, हाइट, इसको हाइट बोल देंगे, इसको लंबाई बोल देते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले मतलब ये अज्यूम करना शुरू किया कि सॉलिड में एक हाइट होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, इसके कोर होते हैं। कोर ईट्स समझते हैं ना, जिसको बोलते हैं ईट्स, हालांकि इसको हम बताए हुए आगे आपको समझ में आएगा। कोर होते हैं, कोन होते हैं, ये सब कुछ धीरे धीरे उन्होंने मतलब शुरू कर दिया सोचना। उस समय के बाद बता रहे हैं जब लोगों को कुछ आता भी नहीं था, मतलब बहुत पीछे थे हम लोग, उस समय के बाद बता रहे हैं। उनका एजम्पशन है, कुछ एजम्पशन है आपको बताते हैं यूक्लिड सर का, जो उस समय दिया करते थे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट जो आपको है ना। उन्होंने एजम्पशन दिया है कि अ पॉइंट इज डैट विच हैज़ नो पार्ट, ठीक है। अब इसका मतलब आपको समझाते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट मान लीजिए, जैसे कि ये भी कोई पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं होता है। पार्ट नहीं होता है कि मतलब अब इसको अलग नहीं कर सकते। अगर इसको अलग करते भी हैं तो जो अलग करेंगे वो भी तो पॉइंट ही ना हो गया। तो पॉइंट का कोई पार्ट हुआ,
है ना, हुआ पार्ट। तो यही इनका पहला एजम्पशन था कि पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है, पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट होता है। अच्छा, दूसरा बात बताया, दूसरा एजम्पशन था उनका, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथ मतलब चौड़ाई होता है, समझ रहे हैं ना, चौड़ाई। जैसे कि एक कलम है, तो जाहिर सी बात है इस कलम की कुछ मोटाई है, कुछ लंबाई है, और चौड़ाई है, लेकिन एक लाइन का बात करते हैं, जो एक लाइन यहाँ से गुजरता है, ठीक है। अब एक लाइन का थोड़ी ना मतलब चौड़ाई होगा, चूँकि आप अंदर से बताते हैं, सिंपल भाषा में समझाते हैं। एक पॉइंट है, फिर यहाँ पे एक सटले एक पॉइंट और दिए, फिर इस सटा के एक पॉइंट और दिए, एक सटा के और पॉइंट और दिए, एक सटा के पॉइंट दिए। पॉइंट का तो कोई मतलब ना कुछ पार्ट होता है, जब उसका पार्ट नहीं होगा तो उससे कोई ब्रेथ भी नहीं होगा, ना कुछ का लंबाई भी होगा, ना कुछ चौड़ाई होगा। तो अन इनफाइनाइट पॉइंट मिलकर तो एक लाइन बनता है, आपको ही पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे पॉइंट जब एक साथ मिलेंगे, करोड़ों पॉइंट, इनडिफिनिट पॉइंट, मतलब इसका कोई गिनती नहीं है, तो एक लाइन बनता है। तो उन्होंने यही बात किया कि एक लाइन में कभी चौड़ाई नहीं होता है। ब्रेथलेस का मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई लेस होता है। दूसरा एजम्पशन किया था उन्होंने, अवधारणा दिया, एक मतलब उन्होंने माना और उस पर बोला उन्होंने। तीसरा बात उन्होंने क्या बोला कि एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। हम यहाँ पे समझाए थे एक बात कि बहुत सारे इनडिफिनिट पॉइंट जब एक साथ मिलते हैं, इसे पॉइंट है, इसको मिला दिए तो एक लाइन बन गया। मतलब इनडिफिनिट पॉइंट को जब एक दूसरे से मिलाते जाएंगे तो एक लाइन बनता है। तो आखिर में क्या है, पॉइंट है, और शुरू किस चीज़ से किए थे, पॉइंट से। तो इन्होंने यही बात किया है कि एंड ऑफ अ लाइन, अगर एक लाइन का जो एंड होता है एक पॉइंट होता है। यूक्लिड सर ने यही कहा है कि किसी भी लाइन का जो एंड होता है फाइनली एक पॉइंट ही होता है। इनका तीसरा एग्जाम्पल था। चौथा में क्या बोला उन्होंने, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इट्स सेल्फ। वही बात है, यही बात इसको तीसरे में घुमा के थोड़ा सा बोल दिया है। इसे एक स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन ये क्या है, सिंपली यही बात समझ लीजिए, यही ना बोल रहे, यही लाइन समझा रहे हैं कि बहुत सारे जब पॉइंट, ये पॉइंट है, अब इसको देखिए, ये पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट है, इसके अंदर अगर हम पॉइंटों में डिवाइड करेंगे इस लाइन के अंदर तो इनडिफिनिट पॉइंट है। इसका मतलब यही है कि एक स्ट्रेट लाइन में सिर्फ पॉइंट का मिश्रण ही होता है। हम मिश्रण समझा रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि बहुत सारे करोड़ों पॉइंट मिलकर एक स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे निर्माण किया है। चौथा एजम्पशन भी यही था उनका। पांचवा था, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अब सरफेस, अब मान लेते हैं कि कोई सरफेस है, जैसे कि ये मेरा टेबल है, ठीक है, जैसे कि टेबल है, ठीक है। तो टेबल में क्या है, अच्छा इसको मान लेते हैं, टेबल छोड़िए, हम लोग को इसको समझाते हैं। ब्रेथ मतलब क्या होता है, जो इसका मोटाई होता है, ठीक है, जो इसका दिख रहा ना, हाँ, इसका मोटाई ये वाला ब्रेथ हो गया, और ये वाला इसका लंबाई हो गया, और ये वाला इसका चौड़ाई हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई को लेंथ मानते हैं, ठीक है ना। लेंथ का ही वो पार्ट होता है लंबाई या चौड़ाई। फाइनली जब उसका मात्रा में जाइएगा तो मीटर होता है, तो मीटर को ही यहाँ पे लेंथ से डिवाइड किया बताया गया है कि कोई सरफेस जो होता है ना, सरफेस का मतलब ये तो सॉलिड चीज़ है, सॉलिड मान लीजिए, सॉलिड चीज़ है, ठीक है। सॉलिड में ये जो एक उसका हाइट हो गया, मतलब ये वाला हाइट, इसका मोटाई हो गया, ठीक है, और इसका एक लंबाई होता है, ये लंबाई हो गया इसका, ये भी तो एक लंबाई है ना भाई, इसका ऊंचाई ना, मतलब इसकी भी तो लंबाई हो गया। चौड़ाई जिसको बोलते हैं, आखिर चौड़ाई और लंबाई को अगर डायमेंशन में सूचित करेंगे तो उसको मीटर ना बोलते हैं भाई, मीटर बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। फाइनली लेंथ का ही इसका पार्ट है, लेंथ अगर लंबाई हो चौड़ाई हो उसको मीटर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि एक सरफेस जो होता है ना, कोई भी सरफेस जो है उसके अंदर सिर्फ या तो लंबाई होगा, लंबाई की कह सकते हैं कि या तो उसका लंबाई होगा या फिर इधर चौड़ाई होगा, और उसका एक मोटाई होगा। लंबाई चौड़ाई को लेंथ बोल रहे हैं, तो वही एक लंबाई चौड़ाई है और एक मोटाई होगा। इनका पांचवा एजम्पशन ये था। और इनका छठा एजम्पशन था कि द इड्स ऑफ अ सरफेस आर अ लाइन। अब थोड़ा सा आपको एज्यूम करना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा, आपको
हाँ ठीक है, इससे समझाते हैं। चलिए एक सेकंड लाइन पर रुकिए, तो चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं, समझ में आएगा। देखिए ये पेज है, थोड़ा सा मतलब पेज है, इसमें थोड़ा सा मोटाई भी है, मोटाई है, स्क्वायर में पेज है, मोटाई आप मान लीजिए स्क्वायर नहीं है, लेकिन आप देता समझिए कि एक पेज है जो स्क्वायर में है। आपको यहाँ समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल में क्या कहना चाहते हैं कि इसका मोटाई है यहाँ पे, ठीक है। इसका तो लंबाई हो गया, इसको लंबाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गया और यहाँ चौड़ाई हो गया, फिर यहाँ से लंबाई, इसको चौड़ाई मान लेते हैं और इसका ही मोटाई मान लेते हैं। ईड मतलब क्या होता है? ईड मतलब होता है जो किनारा वाला पार्ट है, ई वाला पार्ट, ठीक है। तो जब इसको छोटा छोटा निकालेंगे, अगर एक लाइन है ना है, यहाँ से यहाँ तक अगर करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे अगर इसको पेंट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या बनेगा? यहाँ से देखिए, अगर दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर पेंट करेंगे तो एक लाइन ही बनेगा ना। तो वहीं ही कर सकते हैं। कोई सरफेस अगर रहता है, सरफेस का जो एज होता है यानी किनारा होता है, एक लाइन होता है। इनका छठा एजम्पशन, ठीक है। अब आपको हम कुछ एजम्पशन लिखे हुए हैं, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसको आप लोग ना, मतलब इसको तो लिखिएगा ही, ये वाला जो पार्ट लिखाए हुए हैं, ये वाला यूक्लिड एजम्पशन जो लिखे हैं, इस पांचों वाला पॉइंट को पहले 6 को लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो समझाए हैं उसको समझ लीजिएगा और इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट लिखाए हुए हैं, इससे देखिए एजम्पशन, ये भी एजम्पशन नहीं है, उनका दूसरा एजम्पशन था। 6 को तो यहाँ दिए हैं और यहाँ भी 7 को एजम्पशन दिए हुए हैं। आपको समझाते हैं। थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another। इस सब को एक जगह जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिख लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन दे के नीचे आप लोग लिखिएगा, समझा रहे हैं कैसे, इसका मतलब, इसका मतलब क्या है आपको समझा देते हैं। एक्सप्लेनेशन, जैसे कि इनके भाषा में हम समझाते हैं। थिंग्स मतलब आपको एक चीज़ समझाते हैं। मैग्नीट्यूड तो समझ में आता होगा, मैग्नीट्यूड से मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। मान लीजिए कि 3 लड़का है, ठीक है, और ये भी एक लड़का है और ये भी एक लड़का है। इसका नाम रमेश है, इसका नाम सुरेश है, इसका नाम राकेश है, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। ई है 50 kg का और ई भी है 50 kg का और ई भी है 50 kg का, ठीक है। 50 kg 50 kg 50 kg। तो हम कह रहे हैं कि रमेश जो है सुरेश के बराबर है। रमेश सुरेश के बराबर है और सुरेश जो है राकेश के बराबर है, इसके बराबर है। तो क्या रमेश राकेश के बराबर है? जाहिर सी बात है बराबर है। जब ई इसके बराबर है और ई इसके बराबर, तो ई भी तो इसके बराबर होगा। यही चीज़ बता रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। तीनों, आप जैसे अब ई इसके बराबर है और ई इसके बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब वही चीज़ें बता रहे हैं। आप दूसरे लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। कोई सर्कल, जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये पहला था, आपको दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। एक ट्रायंगल है जिसके एरिया अगर मान लेते हैं 16 मीटर स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, इसका भी एरिया 16 मीटर स्क्वायर है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और एक रेक्टेंगल लेके स्क्वायर है। और ये वाला जो स्क्वायर है एक सर्किल के बराबर है। ये भी 16 मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर है, और भी 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो जब ये ट्रायंगल इस स्क्वायर के बराबर है और ये स्क्वायर इस सर्किल के बराबर है, तो हम कह नहीं सकते कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाला सर्किल है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। और ये सिर्फ मतलब ये जो बोल रहे हैं आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के रिलेशन में सोचना है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसका परिमाप, जिसका वजन जो उसको बोल सकते हैं। इसका एरिया समझ लीजिए, इसका एरिया इतना है, इसका एरिया इतना है, इसका एरिया इतना है, इसका एरिया इतना है। एरिया के रिलेटिव में सोचना है, दूसरा कुछ में नहीं सोचना है। पहले के इनका जो एजम्पशन दिए हुए थे उसे एरिया के रिलेशन में सोचना है। यही बोल रहे हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। अगर कोई चीज़ है जो इक्वल है दूसरे चीज़ का और इस चीज़ के इक्वल है, तो सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही वाला बात है। तो पहला वाला में यूक्लिड का जो एजम्पशन ये वाला दिए हुए हैं, इसमें यही कह रहे हैं कि जो चीज़ है मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। अब दूसरा समझाते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इसका क्या मतलब है? कोई बराबर को अगर बराबर में जोड़ते हैं तो होल आर बराबर हो जाता है। देखिए इनका कहने का सेंस, अब इसको मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं सोचना है। ये मैग्नीट्यूड के रिलेशन में था, मतलब ये जो यहाँ पे जो ये वाला जो हम समझाएं आपको, ये मैग्नीट्यूड के रिलेशन में था। लेकिन इसके बाद वाला जो हम समझाने वाले हैं, थोड़ा इधर देखिए, यहाँ पर समझा रहे हैं। यहाँ पे जब आप लोग को नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ना, नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में या फिर आप लोग शायद 8 या 7 में पढ़े होंगे, उसमें आप लोग को मिला होगा एक इवन नंबर, ठीक है, एक ऑड मिला होगा, एक इवन मिला होगा, एक ऑड मिला होगा। इवन का मतलब क्या होता है? 2 4 0 2 4 6 8 10, जिसमें 0 या 2 से भाग लग जाता है उसको इवन बोलते हैं। ऑड उसको बोलते हैं 1 3 5 7 9 11, ठीक है, इसको ऑड बोलते हैं। जिसमें 2 से भाग नहीं लगता वो ऑड होता है, ठीक है। अब इक्वल, इसका जो यहाँ देखिए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इसको मैग्नीट्यूड के रिलेशन में नहीं सोचना है। पहले बोल रहे हैं इसको मैग्नीट्यूड के रिलेशन में, यानी कि जो 16 हम बताए थे मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे 16 हम बताए थे दोनों का, इसके रिलेशन में नहीं सोचना है। मैग्नीट्यूड जो बोले ना आपको, इसके रिलेशन में नहीं सोचना है इसके बारे में। इसको सोचना, सीधे बताते हैं कि अगर 4 आम, जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, ठीक है। 8 में 4 में अगर 8 ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। ये इवन है, ये भी इवन है, तो ये क्या बना? इवन। ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये क्या बना? इवन। जैसे कि इवन है, यहाँ पे 4 है, इवन है। इवन को अगर इवेंट से ऐड करते हैं तो क्या मिल रहा? इवन मिल रहा ना, बराबर हो गया। अच्छा हाँ देखिए, ये भी इवन है और ये भी इवन को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा? इवन मिल रहा ना। वहीं वो बताना चाहता है कि अगर इक्वल्स को ऐड करेंगे इक्वल्स से, इक्वल्स का कहने का सेंस यहाँ पे ये समझाया है कि अगर इवन को इवन से ही ऐड करेंगे, इसमें अगर इस किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो हमको प्राप्त इवन ही होगा। अब ऐसे बताते हैं, 4 में अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या मिला? 5। क्या है? ऑड है। अगर इवन लेते हैं, ये ऑड लेते हैं, 4 में अगर इवन और ऑड का ऐड करते हैं तो ऑड मिलेगा। तो ऐसे ही उसका जो थ्योरम है वो गलत हो जाएगा। इसलिए वो सिर्फ यही बताना चाहता है कि अगर इक्वल्स को इक्वल से ऐड करेंगे तो होल आर भी और इक्वल, मतलब कि अब एक चीज़ और समझाते हैं सिंपल लैंग्वेज में। मान लीजिए कि एक आदमी है और ये भी एक आदमी है, ठीक है, बहुत ठीक है, एक फैमिली मान लेते हैं। ये एक फैमिली है, यहाँ पे एक घर है, ये फैमिली है, ठीक है। ये सब आदमी का फैमिली है। मान लीजिए कि बाप है, मम्मी है, उसका बेटा है,
अगर इसमें इस आदमी को ऐड करेंगे, इसमें घुसा दिए इस आदमी को, यहाँ पे ये आदमी हो गया, उसका बाप हो गया, उसकी मम्मी हो गई और उसका बेटा हो गया, ठीक है। अगर ये लड़की मान लीजिए इसका बेटा का शादी हो गया इसके, तो इसका मतलब पति पत्नी है और इसका बेटा हो गया ये, और दिख रहा ना, हाँ दिख रहा, और ये इसकी वाइफ हो गई, इसका ये छोटी बना देते हैं, वाइफ हो गई, ये दोनों पत्नी हो जाता है। तो इस होल ग्रुप को क्या बोलेंगे? फैमिली ही बोलेंगे। अगर ये फैमिली में अगर एगो मेंबर ऐड हो जाता है तो फैमिली हुआ, यानी कि ये आदमी में अगर ये आदमी ऐड हो गया तो आदमी ना हुआ भाई, किसको दूसरा कुछ थोड़ी बोलेंगे। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे कि अब यही एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं। ये एक घर हो गया, इसका मम्मी हो गया, इसका पापा हो गया और इसका मम्मी हो गया और उसका बेटा हो गया। अभी बाहर गया, ये बाहर गया तो एक जैसे कि गया, तो मान लीजिए ये यार कैसे बनता है यार, इसको चूहा बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, गाय बना देते हैं, ठीक है, गाय बना देते हैं, ठीक है, हमको बनाने नहीं आ रहा। गाय को अगर लेके आया घर में से, गया बाहर, बाहर से गाय खरीद के लाया, ठीक है, गाय खरीद के जब घर में लाएगा तो ये फैमिली जब पूरा बनेगा, ये तीनों को मिला कि यहाँ बनाएंगे, तो इसको फैमिली थोड़ी ना बोलेंगे, इससे वो गाय भी ऐड हो गया ना, ठीक, तो ऑड हो गया इसका, मतलब 3 गो आदमी हो गया, एगो पशु हो गया। तो इक्वल में अगर इस आदमी में आदमी को ऐड करेंगे तो पूरा फैमिली आदमी का होगा, लेकिन आदमी में अगर जानवर को ऐड करेंगे तो पूरा को आदमी थोड़ी ना बोलेंगे, तो इसमें से जानवर हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया है कि इफ़ इक्वल आर रेडी टू इक्वल द होल आर ऑल्सो इक्वल। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा एग्जाम्पल और है इसलिए कोई बुरा नहीं बोलिए आपको। अब वही चीज़ आप तीसरा में आते हैं, तीसरा क्या समझाए हैं? इट इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम चीज़ है, इक्वल्स का भी यही प्रोसेस है। मान लीजिए एक फैमिली है और ये बाहर गया, अब जैसे कि यही चीज़ है, मतलब समझा देते हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, इसमें 3 गो आदमी है, अब बाहर गया और एगो आदमी इसमें से मान लेते बाहर निकल गया, और इस फैमिली में 2 गो आदमी बचा, फैमिली ही बचा ना। अगर इस आदमी से एक आदमी बाहर निकल गया तो फैमिली बचा। अब मान लीजिए कि वही ई बता रहा कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर ये फैमिली में से अगर कोई आदमी को निकाले तो रिमाइंडर जो बचेगा वो आदमी ही का बचेगा। अब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लैंग्वेज में समझाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में समझाते हैं कि कोई इवेन नंबर जैसे 4 में से अगर 2 जाएगा तो भाई 2 ना बचेगा। 2 क्या है? इवेन जो है। अगर ई इवेन है तो इवेन में से इवेन जाएगा तो इवेन ही ना बचेगा। दिख रहा ना? हाँ देख, तो वही यहाँ कहना चाहता है, ठीक है। चौथा एजम्पशन है उनका कि थिंग्स विच कॉन्साइड का मतलब ओवरलैप समझ लीजिएगा। ओवरलैप का मतलब समझते हैं विच विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। हाँ, इसका मतलब आपको समझाते हैं। थिंग्स विच कॉन्साइड यानी ओवरलैप को तो वन अनदर इक्वल टू वन अनदर होता है। ओवरलैप होता है, कॉन्साइड का मतलब जो होता है ना, कॉन्साइड का मतलब होता है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब कहते हैं जैसे कि कोई लाइन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे लाइन दिया हुआ है, इस पर अगर हम दूसरा लाइन खोज दे, इसी पर सेम पर अगर दूसरा लाइन एक और ऊपर से चढ़ा दें, इसी को बोलते हैं ओवरलैप, ठीक है, इसी को ओवरलैप बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे कहा हुआ है कि थिंग्स विच कॉन्स्टाइट ओवरलैप वन अनदर इक्वल टू वन अनदर। अब जो ओवरलैप हो गया सेम यहाँ तक, तो जितना बड़ा इस लाइन का लंबाई था पहले वाला का, उतना ही ना, जितना ऊपर चढ़ा है उतना ही बराबर होगा ना, ऊपर उतना ही बराबर होगा दूसरे वाला ऊपर जो लड़का रंग से किए हैं उसका। तो वही यहाँ पे ई कहना चाहता है कि थिंग्स अगर कोई कंसाइड करता है एक दूसरे के ऊपर तो भी एक दूसरे के इक्वल होता है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इनका 5वां एजम्पशन था, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब 5वां एजम्पशन आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक सर्किल है, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सर्किल है, सर्किल का ये रेडियस है, इसका
ये रेखाखंड, इसको सेगमेंट बोलते हैं। आपको सर्किल हम पढ़ाएंगे तो बढ़िया समझाएंगे, फिलहाल समझने के लिए बताते हैं। इस सेगमेंट, इसका जो रेडियस है यहाँ पे, रेडियस इक्वल टू 5 मान लेते हैं, और ये 5 रेडियस, इसका भी 5 रेडियस है। इस सेगमेंट काट लेते हैं, तो इस सर्किल जाहिर सी बात है इस सेगमेंट से बड़ा होगा, इसका पार्ट हो गया ये। इसी सर्किल का इस ये वाला पार्ट यहाँ पे हम रख दिए, अलग कर दिए हैं। तो इस सर्किल से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, बड़ा होगा कि नहीं होगा? जाहिर से बड़ा होगा। मगर अगर इसका एरिया अगर 16 होगा, इसका एरिया अगर 4 होता है, जाहिर से बड़ा हो जाएगा। वही बोल रहा है कि द होल, इसको पूरा बोलेंगे, यहाँ दिख रहा है ना, ये होल हो गया पूरा। होल का ये पार्ट ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन होता है द पार्ट से। 5वां एजम्पशन है इसका। 6ठा एजम्पशन बताते हैं आपको, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी आपको समझा देते हैं, आप चिंता ना करें। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा? ठीक है, लंबा नहीं। क्या बोला है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। आप लोगों को तो पढ़ा याद होगा, या फिर गिनती उनती इतना तो पता है हमको कि याद ही होगा, क्योंकि आप 9th क्लास में हैं, तो एटलीस्ट इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। इस 16 नंबर है, ठीक है। फिर एक 16 नंबर है, 32 हुआ, ठीक है। 32 को 32 से ऐड करें 64 होगा, ठीक है। ई 32 और ई 32 इक्वल होगा। अब इसी लैंग्वेज में समझाते हैं। यहाँ पे इसका एजम्पशन भी दिया हुआ है, सेम थिंग्स का अगर डबल है। देखिए यहाँ पे, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। अगर कोई सेम थिंग्स का मतलब अगर 32 को दुगुना कर दिया जाए, 32 को अगर फिर से 32 जोड़ दिया जाए तो 64 मिलेगा, ठीक है। 64 को ध्यान नहीं रखना है। तो क्या 32 और 32 इक्वल होंगे? अगर 32 को 32 के एक साथ कर दिया जाए तो क्या 32 और 32 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल होंगे, जाहिर सी बात इक्वल होंगे। वही तो ये बोल रहा है यहाँ पे एजम्पशन में, यही तो बोल रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के इक्वल होंगे। 7वां चीज़ है, थिंग्स विच आर हाफ्स, इसको हाफ बोलते हैं, ये हाफ लिखा हुआ है, ये वर्ड का मतलब हाफ लिखा हुआ है। हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। अब सेम बात है, जैसे देख लीजिए, इसी को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे 8 मान लेते हैं, इसका हाफ क्या होगा? 4 होगा। फिर यहाँ पे 4 + 4 8, 4 इसका हाफ है, 8 का हाफ है 4, और फिर इसका हाफ क्या बचा? 4 बचा। दोनों क्या इक्वल है? 4 और 4 इक्वल है ना भाई, इक्वल है। अब यहाँ सर्किल को ही देख लीजिए, सर्किल सोचते हैं। इस सर्किल का ये हाफ पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ हाफ पोर्शन हो गया ये वाला सर्किल, इसको थोड़ा रंग देते हैं, अच्छा लगेगा। ये हाफ पोर्शन हो गया, तक ये रंगा हुआ पॉइंट और ये खाली वाला पॉइंट क्या इक्वल है? ये वाला रंगा हुआ पॉइंट हो गया इसका, और ये वाला खाली वाला पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है ना? बिल्कुल इक्वल है भाई। जब दोनों एक के सर्किल का हम हाफ हाफ करके इसको रंग दिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, रंग दिए, क्या दोनों इक्वल हुए? जाहिर सी बात है इक्वल हुए भाई। अब ऐसा 64 ले लेते हैं, 64 का हाफ क्या हुआ? 32 हुआ। तो इसमें से 32 घटाएंगे तो फिर क्या बचेगा? 32 बचेगा। तो ई और ई इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल होंगे। वही तो कहना चाहता है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग। एक ही चीज़ का अगर कोई चीज़ है आधा हो जाए तो बचा हुआ आधा चीज़ तो एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा। ये वाला चीज़ वहीं, उसका मतलब वहीं था, ठीक है। आगे जाते हैं हम। देखिए उसका पहला ये वाला यूक्लिड सर का ये पहला एजम्पशन था, इनका ये दूसरा एजम्पशन था ये वाला, और वहीं उसी एजम्पशन के आधार पर कुछ थ्योरम दिए उन्होंने, अवधारणाएं। इसका मतलब होता है अवधारणा, इसको थ्योरम बोल सकते हैं। उन्होंने एक थ्योरम दिया, वो थ्योरम क्या दिए थे आपको समझाते हैं। अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from one point to any other point।
आपको समझाते हैं यहाँ पे। जैसे कि कोई इसका मतलब आपको समझाते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन को सिर्फ ड्रॉन किया जा सकता है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट के मिलाने पर। जब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। वही तो ये बोल रहे हैं, इनका पहला थ्योरम था। और टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड का मतलब होता है लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का एक पार्ट जिसको बोल सकते हैं। सही बड़ा लाइन है, इसका पार्ट को ले लिया तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इसी को टर्मिनेटेड भी बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेटेड बोल सकते हैं या फिर इसको सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस अनडिफाइंड। अब इस लाइन सेगमेंट को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो इसका क्या, इसका बोलना चाहता है, इसको प्रोड्यूस करेंगे जब इसको हम बढ़ाते हैं तो इसको अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं। इसको अनडिफाइंड मतलब इस पृथ्वी के इस कोना से उस कोना तक भी अगर आप बढ़ाते के लिए चल जाओगे तो भी ये बढ़ते जाएगा, अनडिफाइंड। यही इनका दूसरा थ्योरी था। इनका पहला थ्योरी, दूसरा थ्योरी। A circle can be drawn with any center on and radius से। इनका तीसरा जो थ्योरम था, जैसे कि कोई भी सर्किल, इनका मतलब हम समझा देते हैं कि कहने क्या चाहता था। किसी भी सर्किल को अगर आपको दिखाना है तो चाहे अभी थोड़ी ना है कि इस सेंटर से अगर हम यहाँ पे सर्किल खींच सकते हैं तो इस सर्किल से भी यहाँ से नहीं खींच सकते, यहाँ से भी खींच सकते हैं। यहाँ का जो रेडियस होगा, जैसे बात यहाँ भी कुछ रेडियस होगा, मतलब किसी भी सेंटर, यहाँ भी मान लीजिए, यहाँ भी मान लीजिए, यहाँ भी मान लीजिए, यहाँ भी सबसे सर्किल रेडियस की सर्किल खींच सकते हैं हम, खींच सकते हैं ना। तो वही बोल रहे थे कि अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर ऑन रेडियस। कोई भी सेंटर और रेडियस से एक सर्किल को खींचा जा सकता है और सबका अलग अलग अपना अपना रेडियस होगा। यही बताना चाहते थे। चौथा जो थ्योरम था उनका, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसको थोड़ा समझा देते हैं कि क्या कहना चाहते थे, यहाँ समझिए। राइट एंगल का पहले मतलब समझ लीजिए। राइट एंगल मतलब होता है, अगर हिंदी में समझे कि ये देखिए, राइट एंगल बनाते हैं कि जो कोण अगर 90 डिग्री का हो उसको राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, सभी को कोई भी कोण अगर 90 डिग्री का बना हो तो राइट एंगल कहलाता है। जैसे कि राइट एंगल कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन को यहाँ से मिला दीजिए, ये राइट एंगल बना, ये 90 डिग्री हुआ। इनका कहने का मतलब होता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे देखिए, ये छोटा वाला थोड़ा सा है, अगर यहाँ हम बढ़ा लेते हैं इसको, यहाँ भी राइट एंगल 90 डिग्री है, इससे थोड़ा सा मीडियम लेते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ई वाला कोण 90 डिग्री है, ई वाला कोण 90 डिग्री है। जैसे ई, इसको हम पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, तो सभी एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर क्या है, इक्वल है। अरे भाई ये बड़ा हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड ना बड़ा है, इसका एंगल तो 98 डिग्री है ना, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, एंगल तो 98 डिग्री है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है लेकिन इसका एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हमको कोने दिखाना है यहाँ पे कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब सब ये जो जितना भी कोण है सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहीं पे उनका तीसरा मतलब क्या कौन थ्योरी है, इनका चौथा थ्योरम है। ये समझते जाइएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ख़त्म होने वाला है। Two distinct point are equal, two distinct point, there is unique line that passes through। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि दो पॉइंट को अगर मिलाते हैं एक लाइन बनता है। क्या बोले थे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट और यूनिक लाइन पास थ्रू। अब एक दो पॉइंट को जब हम स्ट्रेट मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सोचिएगा यहाँ पे कि दो पॉइंट जब दिया हो तो यहाँ से क्या कितने स्ट्रेट लाइन को खींचा जा सकता है। स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधा लाइन, सीधा
तो मुड़ा उड़ा नहीं होगा। कर्व वाला होता है उसको स्ट्रेट लाइन होता है, उसको कर्व लाइन बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है कितने खींचा जा सकता है? इनका मतलब चौथा पांचवा जो भी थ्योरी था वो पूछ रहे थे कि 2 पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन को खींचा जा सकता है। क्या सी बात है, एक स्ट्रेट 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब यहाँ थोड़ी ना सीधा हो गया भाई, इधर कर्व हो गया ना, यहाँ भी कर्व हो गया, थोड़ा सा मुड़ेंगे कर्व हो गया, ये भी मुड़ेंगे कर्व हो गया। तो वही ये कहना चाहते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आर इक्वल टू यूनिक पासेस थ्रू। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही पास कर सकता है। इनका इस थ्योरी का वही मतलब था, पांचवा का मतलब था। और छठा का भी वही मतलब है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैनोट हैव मोर देन 1 कॉमन लाइन। ठीक है, 1 पॉइंट इन कॉमन। 2 distinct line cannot have more than 1 point in common। एक मिनट रुक जाइएगा।